हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नंदिनी, बेटा मुझे होस्ट बना दो। थैंक यू। आप लोगों का टेस्ट कैसा गया कल का वाला? स्ट्रेट लाइन सर्कल कैसा गया टेस्ट? सर ठीक हो? ओके, तो पेपर आया है क्या आप लोगों के पास? मेरे पास तो अभी पेपर भी नहीं पहुंचा। है पेपर किसी के पास? कर दिया सर आपको बच्चा। यस सर। ओके, आ गया, बाकी लोग मत भेजो। हाँ जी, इसमें बताइए डाउट्स क्या हैं? बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है क्या? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, 9, 10? सर सेवंथ में। सेवेंथ में, हाँ जी, बोलिए। सेवेंथ में डाउट है? ये सर मेरा ए आ रहा था इसका। ये कैसे आ सकता है? सर मेरा भी ये आ रहा अच्छा, सर ए आ रहा था। -x³ + x को x के बराबर लिख। अच्छा, इसमें डोमेन जो है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट दे रखी है ना। ओके, एक सेकेंड, इसका ग्राफ बना लेते हैं। अगर fx का ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा कि इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं, x कॉमन आके 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, जिसको मैं माइनस कॉमन लेके इसे बोल सकता हूँ x, x-1, x+1। तो ये एक ऐसा क्यूबिक है जिसके 3 रूट्स हैं, और कौन कौन से रूट्स हैं? -1, 0 एंड 1। तो ये होगा कुछ ऐसा क्यूबिक होगा, राइट, जिसमें -1 से 1 के बीच वाला जो पोर्शन है वो हमें एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। कायदे से देखा जाए ना तो -1 और 1 भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि फिर -1 और 1 पे दोनों पे सेम आउटपुट आ रहा है, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आप इनपुट क्या लोगे? तो मतलब ये इन्वर्स इसका एक्चुअल में डिफाइन है नहीं, ये मैनी वन फंक्शन है। अ, दोनों में से कोई एक पॉइंट बेसिकली कंसिडर करना चाहिए था, पर खैर चलो, फिर भी अगर लेंगे तो भी y=x ऐसा बन के आएगा। मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, टेढ़े हैं, ऐसे हैं। तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस लेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा, है ना।
सर सीधे सीधे x के इक्वल इक्वेट ही नहीं कर सकते? x के इक्वल इक्वेट कर सकते हो, लेकिन वो तो सिर्फ वो वाले पॉइंट्स बताएंगे जिसमें मतलब कि y इक्वल्स टू x लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना। जो y इक्वल्स टू, जब आप इस fx को x जो भी दिया गया है fx, उसको fx के बराबर इक्वेट करोगे तो वहां से जो पॉइंट मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उस लाइन के ऊपर, y इक्वल्स टू x लाइन के ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सिर्फ वो वाले मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, जो कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा कॉमा बीटा है और बीटा कॉमा अल्फा भी अगर उसी के अंदर है तो वो वाले पॉइंट्स। यस सर। तो उसके लिए आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है? ये योजित, इसमें ऐसा वाला ग्राफ क्यों नहीं बनेगा? ग्राफ तो ठीक ही बनाया है, अब सिमेट्रिक है तो अल्फा कॉमा बीटा, बीटा कॉमा अल्फा, वो वाले पॉइंट्स को कैसे कंसीडर करेंगे हम लोग? 0,1 हो जाएगा। इसकी स्लोप ऐसी टेढ़ी रहेगी और ये रहेगा थोड़ा कम स्लोप वाला। ये इस तरफ ऐसा जाना चाहिए, ये ज़्यादा स्लोप वाला होगा, ये ऐसा स्लोप वाला होना चाहिए, ऐसे ग्राफ होना चाहिए। 2 पॉइंट आने चाहिए मेरे हिसाब से। 2 पॉइंट भी है क्या? यस सर। 2 पॉइंट आने चाहिए। इसमें थोड़ा ना स्लोप का आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि अगर आप इसका है ना इनवर्स फंक्शन, मतलब वैसे तो निकालना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन अगर आप निकालने का ट्राई करोगे तो इनवर्स फंक्शन एक क्यूब रूट फॉर्म का आएगा। ये एफ एक्स है, ये एफ इनवर्स है। अगर आपका एफ एक्स का स्लोप ज्यादा, मतलब कि 1 से ज्यादा है मान लो, तो एफ इनवर्स का स्लोप क्या होगा? 1 से छोटा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, होगा या नहीं होगा? उसके अपोजिट पॉइंट पे। तो इस पूरे इंटरवल में अगर आप एफ डैश एक्स निकालते हो तो स्लोप में कुछ ऐसा ही रिलेशन आएगा, और इनफाइनाइट पे जाके तो इसका स्लोप बहुत ज्यादा होगा और इसके इनवर्स का स्लोप तो बहुत कम होगा। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है वो एक दूसरे को इस तरीके से टिल्ट कट करने चाहिए। इसको आप और किस तरीके से बोल सकते हो? इधर बेटा पॉइंट आएगा, आएगा डेफिनेटली आएगा, और अगर इधर पॉइंट आएगा तो इधर भी एक पॉइंट आएगा, क्योंकि सारा कुछ सिमेट्रिक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सर डाउट है। Consider the family of lines. If the lines of these two families are at right angles to each other, then the locus of their point of intersection is. देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आप फर्स्ट जो इक्वेशन है, मतलब फर्स्ट जो फैमिली ऑफ लाइंस है उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन कंसीडर कर लो। 1 + 2 लैम्डा इंटू एक्स माइनस 1 + लैम्डा इंटू वाई
-6 + 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। सेकेंड में से भी म्यू के टर्म्स में आप एक लाइन कोई भी कंसिडर कर रहे हो। So this is any random line. Sorry. This is any random line from both the families. ये लैम्डा के टर्म्स में उठा ली एक लाइन, ये म्यू के टर्म्स में उठा ली। तो अगर आपको ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या होगा? इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, तो मतलब -1 + 2 लैम्डा अपॉन -1 + लैम्डा इंटू -1 + 3 म्यू अपॉन 2 - 2 म्यू इक्वल्स टू -1 चाहिए। माइनस माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। सर डायरेक्टली विजुअलाइज भी कर सकते थे ना, सर्कल बनेगा मतलब फैमिली लाइन थोड़ी सी ड्रॉ करके उन 2 पॉइंट से पास करती हुई। सर्कल बनेगा ये जज कर सर जैसे 2 पॉइंट से ना, मैंने तो 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए थे ग्राफ पे, उसके बाद फिर फैमिली ऑफ लाइंस बना के देखी जो परपेंडिकुलर है, तो सर्कल ही बनेगा मतलब मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सही बात है, परपेंडिकुलरली। वो डायमीटर फॉर्म बनेगी ये दोनों पॉइंट से ना। यस सर। सही बात है, वैसे भी रिलेट कर सकते थे, सही सही कह रहे हो। पर खैर मतलब डायरेक्टली अगर ये कैलकुलेशन भी करनी पड़े तो डायरेक्टली कैलकुलेशन भी हो जाएगी। सर्कल क्यों होगा वो भी एक बार देख लेंगे। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 2 कॉमन आ जाएगा, म्यू -1 लैम्डा -1, तो 2 लैम्डा म्यू माइनस 2 लैम्डा -2 म्यू प्लस 2। तो ये सारे के सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, तो 4 लैम्डा म्यू 4 लैम्डा 5 म्यू -1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया है। लैम्डा म्यू में ये वाला रिलेशन बना। ये तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो लैम्डा और म्यू में ये रिलेशन होगा। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना, होगा। यस सर। देखिए इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जाएगी है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि भी कैसे करना होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन ये इसमें बहुत ज़्यादा जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, आप उसको उसका लोकस निकालना है तो उसको h, k मानेंगे, तो h की वैल्यू भी आपके लैम्डा म्यू के टर्म्स में आएगी, k की वैल्यू भी आपके लैम्डा म्यू के टर्म्स में आएगी। तो यहां से आपने क्या करना होगा, लैम्डा और म्यू को एलिमिनेट करना होगा। एक ये रिलेशन बना है, एक ये रिलेशन बना है, एक ये रिलेशन बना है, इन तीनों से आपने लैम्डा म्यू को एलिमिनेट करना होगा। आप क्या कर सकते हो, यहां से लैम्डा निकालो इन टर्म्स ऑफ म्यू, वो यहां पे पुट कर दो, तो वहां से म्यू आज म्यू की वैल्यू h के टर्म्स में आ जाएगी, और फिर अकॉर्डिंगली लैम्डा भी h के टर्म्स में आप निकाल लोगे, और वो दोनों के दोनों वैल्यूज आप k वाले इस रिलेशन में पुट कर देना। इस तरीके से कैलकुलेशन होगी, थोड़ा ज़्यादा लंबा जाएगा। अदरवाइज जो ज़्यादा बेटर मेथड है, जो है ना शिवम कह रहा है सर्कल वाला, वो ज़्यादा बेटर है। कैसे? ये जो फर्स्ट फैमिली ऑफ लाइंस है वो क्या होंगी, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही होंगी, ऐसी कोई इस पॉइंट से पास करने वाली बहुत सारी लाइंस होंगी, और जो सेकेंड फैमिली ऑफ लाइंस है उनमें से लाइंस कैसी होंगी, कुछ ऐसी बन के आएंगी, वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही होंगी। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट से जो
लाइंस पास होके परपेंडिकुलर एंगल बनाए, मतलब मान लो ये एक लाइन आपने इसकी सिलेक्ट करी, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, तो ये 90 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को डायमीटर, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इनको डायमीटर एज्यूम करके सर्कल बनाऊंगा, तो क्या वो उसी पॉइंट से पास करेगा? यस सर। यस। फिर से अगर आप ये वाली लाइन उठाते, फर्स्ट फैमिली में से ये वाली लाइन उठाते, तो सेकंड फैमिली में से कौन सी लाइन उठानी पड़ती? ऐसी लाइन उठानी पड़ती। तो इसका मतलब ए बी को डायमीटर एज्यूम करके जो सर्कल बनाया गया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर से उसी के ऊपर लाई करेगा। कोई और फैमिली, फर्स्ट फैमिली में का कोई और लाइन उठाते, मान लो ये वाला लाइन उठाते, तो आपको बी से पास होने वाली जो फैमिली है उसमें से कौन सी लाइन उठानी पड़ती है? ऐसी लाइन उठानी पड़ती, परपेंडिकुलर। मतलब फिर से जो ए बी को डायमीटर एज्यूम करके जो सर्कल बनाया गया उसी के ऊपर लाई करेगा। तो इस लॉजिक से अगर क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाएगा। आपने क्या करना है, जो दोनों फैमिलीज दिए हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए और उनको डायमीटर एज्यूम करके सर्कल जो बनेगा वही आपका लोकस बनेगा। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसमें ये ध्रुव कह रहा है कि जो उन्होंने सोल्यूशन में -x से इक्वेट किया इन क्वेश्चन 7, तो वो बाय हिट एंड ट्रायल बेटा उन्होंने किया होगा, -x के साथ इक्वेट कराया होगा, -x के साथ कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा होगा जो कि दोनों के साथ अल्फा बीटा, बीटा कॉमा अल्फा एक सेम आ रहे होंगे। आ रहा है कुछ ऐसा? तो अगर x प्लस √2 माने तो fx क्या आएगा? -√2। और अगर x को -√2 मानेंगे तो fx क्या आएगा? +√2 आ जाएगा। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जी। तो इन्होंने वो वाले पॉइंट्स बाय हिट एंड ट्रायल निकाल लिए हैं। मैं जिन दो पॉइंट्स की बात कर रहा था कि यहां से जरूर पास करेगा, इन्होंने बाय हिट एंड ट्रायल वो पॉइंट्स निकाल लिए कि ये वाला अगर आप इसको -x के साथ इक्वेट कराओगे तो एक पॉइंट अगर √2 x कोऑर्डिनेट अगर √2 है, y -√2 आ जाएगा। उसका उल्टा अगर x -√2 लेंगे तो y आपका √2 आ जाएगा। उन्होंने सोल्यूशन में वो ना डायरेक्टली लिख दिया, हमें ऐसे जज नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सोल्यूशन में ऐसे डायरेक्टली देख के बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कंप्लीट है ये पेपर? हाँ जी बेटा, कंप्लीट है ये? यस सर। यस सर। कितने नंबर आने चाहिए इसमें?
मैं ना इसको बाद में आपको चेक करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास पेपर अभी पहुंचा है, तो मुझे हर एक क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा कितना लेंदी है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। ओके, तो जो आपकी अगली क्लास होगी मैं उसमें आपको बता दूंगा एवरेज क्या होना चाहिए, ठीक है। बट इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन देख के उतना ज़्यादा, जैसे आप लोगों के डाउट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, तो ठीक ही होगा। चलिए, एडवांस वाला पेपर है विषय आप लोगों ने क्या? हाँ जी, एडवांस वाला पेपर निकाल लीजिए, उसमें बताइए क्या डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40, 41, 42। सर 42 बता दो। PA into PB। देखिए, इसको इसके साथ कंपेयर करके हमें अल्फा और एन की वैल्यू निकालने का ट्राई करना है, और ये बेसिकली बाइनोमियल इंडेक्स का क्वेश्चन आ गया है। बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स क्या होता है फॉर्मूला? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ऐसा होता है ना, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता है, होता है। यस सर। तो ये 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर एन है, ये आपको दिया गया है। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन लगाता तो क्या आता? 1 प्लस अल्फा एक्स आता, फिर अगला वाला टर्म में क्या आता? एन इंटू सॉरी एन इंटू अल्फा एक्स आता, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2x 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या रहेगा? अल्फा एक्स है जी, तो अल्फा एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस टर्म को एक्सपैंड करते, और आपको एक्सपेंशन दिया गया है 1 प्लस 8x प्लस 24 एक्स स्क्वायर, ऐसे करके दिया गया जी। तो आप इन दोनों से कंपेयर कर लो, तो कंपेयरिंग से हमें क्या मिलेगा कि अल्फा इंटू एन 8 के बराबर है, और n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू अल्फा स्क्वायर, वो आपका 24 के बराबर है जी। तो यहाँ से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो अल्फा और एन की वैल्यू निकाल लो। अल्फा और एन मिल गया मतलब पॉइंट पी मिल गया, फिर तो क्या है, सीधा सीधा पावर ऑफ ए पॉइंट क्या है, रूट, सीधा सीधा S1 निकाल देना है। ओके सर। नेक्स्ट 43, सर बता दो। क्वेश्चन सर्कल टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन कैन बी। ये लाइन आपको दी गई, ठीक है। अगर मुझे इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच करे, इस लाइन को भी टच करे, तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा बेटा? ए कॉमा ए होता है ना? ए कॉमा ए, तो इसका रेडियस भी क्या होगा? ए। ए। तो क्या ए कॉमा ए से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के बराबर कर लेंगे? यस सर। तो वहां से बेटा ए की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यस सर। यस सर। तो cos अल्फा इंटू ए प्लस साइन अल्फा इंटू ए माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आ गया आपका ए कॉमा ए से इस लाइन का डिस्टेंस, जो कि मैंने ए के ए। बराबर कर दिया। अब ये अंडर रूट है तो 1 ही हो गया सीधा सीधा,
तो मॉड कर रहे हैं तो प्लस माइनस ए कर देंगे मॉड हटा के, यस सर, यस सर। ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए मिल गया, बेसिकली सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। ओके, यस सर। अब इसी में बेटा आपके ना क्या है कि जब आपने ए कॉमा ए माना तो इसमें आपका ये वाला सर्कल भी ऑटोमेटिकली कवर अप हो गया है। ये जो मैंने प्लस माइनस किया ना, तो इसमें एक बड़ा सर्कल लाइन के उस तरफ भी है। एक छोटा यस सर। रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन अभी इसमें बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। आपका एक सर्कल ऐसा भी तो हो सकता है ना जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ऐसा हो। आपको याद होगा हमने क्लास में एक क्वेश्चन करा था जिसमें 3 लाइनें दी गई थी और मैंने आपसे पूछा था कि कितने ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो वो एक्स सर्कल और इन सर्कल आता है। तो बेटा ये इस ट्रायंगल का इन सर्कल है, ये तीनों एक्स सर्कल है जी। ठीक है सर, हाँ मैंने यही नहीं सोचे थे। तो इसमें फिर आपको सेंटर ए कॉमा ए नहीं, ए कॉमा माइनस ए कंसिडर करना पड़ेगा और रेडियस ए ही लेंगे आप। तो वो मॉड हटा के वो अकॉर्डिंगली बात बन जाएगी। यस सर, ठीक है, समझ आ गया। थैंक यू। तो आपका मुझे लग रहा है फिर सी और डी वाले आंसर नहीं आए होंगे, ए और बी आ गए होंगे। हाँ सर, बाकी आए नहीं थे। हाँ जी, 44 में एडी होना चाहिए। बाकी लोगों का क्या कहना है? सर मेरी 4 ऑप्शन आ रही थी। सारे ऑप्शंस आ रहे थे? यस सर, सारे आ रहे थे। यस सर। ध्रुव बेटा फिर चेक करो अपना जो कंसेप्ट है। ओके, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। The vertices of the square inscribed, चलो एक बार देख लेते हैं। The vertices of square inscribed in a triangle with vertices this, given that the two vertices on the sides AC. ध्रुव क्वेश्चन को बेटा तूने गलत रीड किया है। उसने क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि AC के ऊपर दो स्क्वायर के दो वर्टेक्स AC के ऊपर हैं। क्वेश्चन में उसने पूछे चारों वर्टिसेस हैं। आपको लग रहा है कि भी उसने सिर्फ AC लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स पूछे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने पूछा चारों ही है। वो तो जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है कि भी दो वर्टेक्स जो हैं उस स्क्वायर के वो AC के ऊपर लाई कर रहे हैं। कॉमा लगाया है ना, वो इंग्लिश में देखो आप उस चीज को, कॉमा का क्या मीनिंग होता है। अच्छा ओके सर। हाँ जी, आगे चलते हैं। 45, 46, 47। सर 47 का डी ऑप्शन है। 47 का बी ऑप्शन, डी ऑप्शन डी। मतलब 73। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन करना है। तो सर वो बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था, डी नहीं। देखो इसका मीनिंग तो आप समझ पा रहे हो ना, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस जो सर्कल आपको दिया गया है एक्स वाई, तो इसके ऊपर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट कंसिडर करना है। तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -2,3 से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? यस सर। और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -2,3 से मिनिमम डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? डायमीटर के बराबर। तो सीधा सीधा इस सर्कल का डायमीटर निकाल दो, मतलब डायमीटर की वैल्यू रेडियस निकाल के डबल कर दो। ओके,
ओके सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 48। सर डी है तो डी कैसे? ये बात तो सही है बेटा, आंसर तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा, दोनों तो सही नहीं ये हो सकते। सर सिर्फ ए और बी आ रहा था, डी नहीं आ रहा। डी गिवन है मतलब डी नहीं आ रहा था। ओके, सर ए ऐसा और क्या बोलिए। था? ए इंटू बी 73। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि इसका आंसर ए बी डी दिया है तो और ए बी होना चाहिए। ए भी आ रहा था। अकेला ए बी Yes. होना चाहिए। यस ओके, Yes, मेरे sir. पास इसकी आंसर की थी ना। ठीक है, फिर तो डेफिनेटली बेटा ए एंड बी ही होगा। 47 में ये करेक्शन हो गया फिर। जो भी डाउट पूछ रहा है आप अपना डाउट अच्छे से पूछा करो, है ना? क्या पूछ क्या रहे हो? 48, 49, सर डाउट अब बता दो जो बोला। 49 में OA OB are perpendicular chords of the circle. And the locus of midpoint of AB. A cos theta plus B sin theta ये सर्कल दिया है। ये जो सर्कल दिया है ना, ये इन्होंने दिया है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो r के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ए आर कॉस थीटा प्लस बी आर साइन थीटा। अब आर कॉस थीटा क्या होता है? एक्स होता है, और आर साइन थीटा होता है वाई। आर स्क्वायर क्या होता है जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सर्कल है जी आपका। ओके, ऐसे पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसके ऊपर इसके है ना, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आगे इसको तो करना है तो करना पड़ेगा हो जाएगा सर आगे इसके बाद। ना। मेन चीज तो आई थिंक यही दिक्कत कर रही हो कि ये सर्कल क्या है ना, तो वो पता लग गया है। यस सर। सर मेरा तो एक ही पॉइंट आ रहा है क्या कह रहे हो? आंसर में। सर मेरे आंसर में बस एक ही पॉइंट आ रहा है। एक पॉइंट कैसे आ सकता है? लोकस है, देखो a/2, b/2। एक नहीं बार आप कंफर्म कर दो वाक्य से, उनका भी यही आ रहा है। नहीं आएगा सर नहीं बेटा। basically उसका रीजन क्या है? ये सर्कल बन के आएगा आपका, ओके, जिसमें इसका सेंटर a/2 b/2 होगा। ओके, आप जो दो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स कंसीडर कर रहे हो, आप कंसीडर ही सिर्फ ये कर रहे हो, ये ओ ए ओ बी, ये दोनों कंसीडर करिए बेटा। क्या परपेंडिकुलर ऐसा नहीं हो सकता ये ओ ए हो जाए और ऐसा ओ बी हो जाए? सर दो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स अगर जब इंटरसेक्ट करिए सर्कमफेरेंस पे कर रही हैं तो वो डायमीटर बना रही हैं दूसरे एंड्स पे, और डायमीटर ओके, का तो सेंटर एबी का हमेशा मिड पॉइंट का सेंटर होता है। लोकस तो फिर वही हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। एक ही पॉइंट बना, ऐसे दो मतलब सही x बात है। इक्वल टू y इक्वल टू अलग अलग लिखना गलत हो गया। नहीं तो अलग अलग लिखने में क्या गलती है? अच्छा, लोकस पूछा है। हम तो पूरी लाइन लेकर चलेंगे ना दोनों। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। Locus of midpoint of AB is
लिखने का तरीका गलत है बेटा ये। लिखने का तरीका गलत है वैसे। लोकस वर्ड अगर आप इसको लिखते तो x इक्वल्स टू a/2 तो रिप्रेजेंट करता है आपकी स्ट्रेट लाइन, तो वो उस लाइन के ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर जाएगा। फिर सिमिलरली y इक्वल्स टू b/2 ये हॉरिजॉन्टल लाइन के सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर जाएगा। लिखने का तरीका गलत है, बट आई थिंक आप मीनिंग जरूर समझ गए होंगे क्या वो ना गलती कर रहा है। यस सर, मीनिंग समझ आ गया सर। ना लिखने का डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। आगे चलते हैं। 50th 51 52 53 54 हो गया ये? कोई डाउट पेंडिंग नहीं है ना? Uh, 45 का 45 line cuts coordinate axis at a comma 0 to comma b, ठीक है, with the points ortho center of the triangle ABA dash। फोर्टी फाइव में क्या है? आपको एक लाइन दी गई है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो a कॉमा 0 और 0 कॉमा b पे कट कर रहा है, जो ये पॉइंट भी दिए गए हैं कैपिटल A एंड कैपिटल B। एक और लाइन है जो कि मान लो ऐसा कुछ लाइन बन रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -a', जो पॉइंट भी a' है, एंड 0 कॉमा -b', पॉइंट b'। तो अब क्या बोला गया है? ट्रायंगल कौन सा लेना है? इफ द पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, अगर पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं तो इसका मतलब क्या होगा? अगर पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इनसे पास होने वाला सर्कल बन रहा होगा, और अगर सर्कल बन रहा है तो ओ, ये a' b' ये दोनों क्या बन गई? कॉर्ड्स बन गई जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O के ऊपर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, OA' इंटू OA ये किसके बराबर होगा? OB इंटू OB' के बराबर होगा। यस सर। तो OA' की वैल्यू A' के बराबर, इसकी वैल्यू A के बराबर, ये B और ये B' के बराबर। तो ये रिलेशन इनमें होल्ड हो रहा है। कायदे से हमें यहाँ पे मॉड लगाना चाहिए क्योंकि हमें कहीं मेंशन नहीं है कि कौन सी चीज पॉजिटिव है कौन सी चीज नेगेटिव है। कायदे से मेंशन होना चाहिए। ओके, लेकिन ये इसके माइनस टाइम्स के बराबर नहीं हो सकता, होगा तो या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। चलो वो बाद में देख लेंगे। अब ऑर्थो सेंटर और ट्रायंगल A इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा? इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ये ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड बन गया, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा ऑर्थो सेंटर। बेटा एक काम करो, आप
ए डैश बी लाइन की इक्वेशन लिख के आप इसका ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख लो, तो वहीं से कैलकुलेशन करके आपको पता लगेगा। ओके, अर्पित? बाकी लोगों का क्या कहना है? 45 का आंसर क्या क्या दिया हुआ है और क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के? क्योंकि अर्पित को प्रॉब्लम आ रही है कि सिर्फ सी ऑप्शन आ रहा है जी। सी डी गिवन है। सी डी गिवन है। मेरा बस सी आ रहा है। सर मेरा भी सी यार। यस सर, मेरा ओनली भी सिर्फ सी आ रहा था। सी आ रहा है, इसका मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 0, बी डैश आंसर आ रहा है क्या? सर सी ऑप्शन 0, ए डैश बाय बी। ए डैश बाय वाला। अरे तो फिर ए डैश बाय बी, बी डैश के ही तो बराबर है, तो फिर बी ऑप्शन भी तो आएगा। ऐसा आंसर के में बी और सी दिया हो। आंसर में क्या दिया हो? बी और सी दिया है। यस सर। तो फिर ए डैश अपॉन बी, बी डैश के बराबर भी तो है ना। वो यहीं से तो किया है ना अभी। ओके, ऑल्दो क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने करेक्ट ये देना चाहिए कि ए बी ए डैश बी डैश ये सारे पॉजिटिव हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा एक्यूरेट बन जाएगा। अगर कोई एक नेगेटिव हुआ या कोई दो नेगेटिव हुए तो फिर हमें अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि क्या किसको पॉजिटिव नेगेटिव लिया जा सकता है। ठीक है सर बट अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मैंने भी विजुलाइज करके देखा कि अगर ए डैश और ए एक साइड पे है तो बी डैश और बी को भी एक साइड पे होना पड़ेगा, और अगर ए डैश और ए डिफरेंट साइड पे है तो बी डैश और बी को भी डिफरेंट साइड पे होना पड़ेगा। वो तो होना पड़ेगा। तो आई थिंक नेसेसरी नहीं था देना। ये नेसेसरी मॉड लगाना कोई जरूरी नहीं है ना। तो अगर ये दोनों अपोजिट हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो भी ये इक्वालिटी वैलिड हो जाएगी, और अगर ये नेगेटिव हैं तो भी ये इक्वालिटी वैलिड रहेगी। बात सही है, मॉड लगाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बी एंड सी तो क्लियर हो गया ना अभी? सर हाँ जी, वो जो आपने प्रॉपर्टी लगाई है, ये ओ ए इंटू ओ डैश इक्वल टू ओ बी इंटू ओ बी डैश, इसका प्रूफ क्या था? सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके सर। हाँ जी, कंप्लीट है ये पेपर। कंप्लीट है पेपर, कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं है किसी का? फिफ्टीएथ का डी ऑप्शन में भी डाउट है। बेटा पहले बोलो, इतना लेट लेट क्यों बोले जा रहे हो? Possible value of lambda such that the angle between the pair of tangents from the point to the circle lies in the interval. अर्पित, आपको अपना डाउट क्लियर है या कैसे है?
बेटा आप क्या कह रहे हो? आपको डी ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग है। हाँ जी, बाकी लोगों को किसी को 50th में दिक्कत है? फिफ्टियथ में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए पेपर को है ना कंप्लीट करते हैं। डी नहीं, आंसर ए डी गिवन। आंसर ए डी गिवन है यस, और आपका क्या आ रहा है? सिर्फ ए। सर 4/√3 2√2 से कम ही होता है तो देखो डी ऑप्शन अगर उस सेंस में भी देखा जाए, अगर ओपन इंटरवल बोलेंगे तो ओपन इंटरवल में कुछ भी नहीं रहा ये पॉइंट, तो भी ठीक ही है, फाई सबसेट बोला जा सकता है। मतलब डी बेसिकली फाई सबसेट कह लो और ए जो आपका पूरा का पूरा एग्जॉस्टिव सेट कह लो। डी सेट किसी भी सेंस में कहना तो गलत नहीं होगा ना। ओके, अगर सिंगल एलिमेंट भी कंसिडर करें तो सिंगल एलिमेंट भी कंसिडर किया ही जा सकता है। तो वैसे तो मुझे टाइपिंग एरर लगता है क्योंकि कोई ऐसा लिखेगा नहीं ऑप्शन वाइज, लेकिन अगर टाइपिंग एरर बन के भी जो भी लिखा गया है वो भी आंसर के हिसाब से तो ठीक ही है। ओके, मुझे लगता है शायद ये 4/√3 4/2√2 लिखना 4/√2 लिखना चाह रहे होंगे। सर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं डी ऑप्शन कैसे ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि बेटा अगर ये ओपन ओपन सर्कल भी लगाएंगे तो भी ये सबसेट ही बन गया ना। तो मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अब पॉसिबल वैल्यूज लिखा है, उसमें आपको कोई एग्जॉस्टिव सेट तो नहीं लिखा ना कि लैम्डा की सारी वैल्यूज बतानी है। ओके, तो अगर मान लो लैम्डा की 10 पॉसिबल वैल्यूज आंसर है, तो उसमें अगर मुझे किसी ऑप्शन में एक या दो आंसर भी दिए हैं तो भी तो मैं वो वाला ऑप्शन टिक करूंगा ना। यस सर। हाँ, तो ये फिर उसी सेंस में टिक हो रहा है। अगर सबसेट सबसेट बोला जा सकता है ना इसको 4/√3 4/√3 को। सर डी ऑप्शन प्लेन में रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता। हम लोग रिप्रेजेंट कर नहीं रहे हैं, हम लोग इसे फाई फाई तो बोल सकते हैं ना, फाई इज ए सबसेट। इसको बोला जा सकता है ना सबसेट के इसे। ऑल्दो इतना मैं समझ पा रहा हूं कि कोई भी बंदा ऐसा लिखेगा नहीं। मेरे हिसाब से वो जो लिखने का ट्राई कर रहे होंगे वो 4/√3 4/√2 लिखने का ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो टाइपिंग एरर हो गया सेकंड वाला में, कॉमा के बाद जो 4/√3 लिखा है उसको वो 4/√2 लिखना चाह रहे होंगे, तो गलती से वो टाइप 3 ही हो गया। बट उस सेंस में भी मुझे लगता है कि ये आंसर सही किया जा सकता है। ओके, ठीक है सर। हाँ जी, और कोई डाउट? कंप्लीट है या अभी भी कोई डाउट पेंडिंग है?
चलिए हम लोग नेक्स्ट जो इस वीक में टॉपिक आने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो उनकी थ्योरी स्टार्ट कर लेते हैं जी। इस वीक में आपका कोनिक सेक्शन आ रहा है। यस सर। यस कोनिक सेक्शन में सबसे पहले हम लोग पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला इन तीनों की बात करते हैं। तो हम लोग पैराबोला से स्टार्ट करते हैं। तो जो जो चीज़ें मेंस के लेवल के लिए होंगी मैं साथ साथ में बताते रहूंगा कि मेंस में इतना इतना कर लो या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फिर से मैं कहूँगा कि जो आप अगर सिलेबस अगर आप देखोगे तो सिलेबस में चीज़ें बहुत ही कम लिखी हैं। कोनिक सेक्शन में जो सिलेबस है वो सिर्फ इतना ही लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म और टेंजेंट्स, सिर्फ इतना ही सिलेबस लिखा है जी। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें नॉर्मल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो जो जो चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा वो आप करते जाइएगा, ठीक है ना। आप सिर्फ उस सिलेबस को रेफर ना करें। पहले तो आप लोग बताइए कि पैराबोला में किसी में कोई दिक्कत है, कोई सेगमेंट दोबारा से पढ़ाने वाला है क्या? कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने वाला है पैराबोला? हम लोग सारी की सारी थ्योरी एक बार गो थ्रू हो जाए। है कोई ऐसा टॉपिक? नो सर। नो सर। कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट्स, ओके। कोनॉर्मल पॉइंट्स को हम लोग कर लेंगे बेटा। और कोई टॉपिक? जब इसकी थ्योरी करेंगे तो कोनॉर्मल पॉइंट्स को मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देके करा दूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो बेटा कोनिक सेक्शंस, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? Ratio of distance from fixed point and fixed line is constant. रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन Line. इज कांस्टेंट, जिसमें वो फिक्स पॉइंट एस रहता है, फोकस रहता है जी, और जो लाइन है उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, मान लीजिए ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ये मान लो h कॉमा k है। तो दिस इज एनी रैंडम पॉइंट p जो कि उस कोनिक सेक्शन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब उस कोनिक सेक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको अल्फा कॉमा बीटा और इसको h कॉमा k मानते हैं। तो ये P का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM, तो SP अपॉन PM ये कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। यही डेफिनेशन है कि P एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका S से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। इस फिक्स पॉइंट S से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस का जो रेशो है वो कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू ही क्या होती है? E होती है, विच इज इसेंट्रिसिटी, राइट। तो इसमें कोनिक सेक्शन में हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फोकस आता है। फोकस क्या है? वो पॉइंट है जी। फिर डायरेक्ट्रिक्स, वो कांस्टेंट लाइन, वो लाइन, वो फिक्स लाइन जिससे डिस्टेंस का रेशो निकालना है जी। इसेंट्रिसिटी, दैट कांस्टेंट रेशो। फिर एक्सिस, एक्सिस क्या होती है? फोकस और लाइन को कनेक्ट करने वाली परपेंडिकुलर लाइन। एक ऐसी लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास करेगी। लाइन
perpendicular to directrix and passing through focus. focus. ठीक, नेक्स्ट वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है? intersection of axis and directrix. इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड Conic. Tangent to the conic. tangent to the conic नहीं, and the conic. जो कोनिक वाला कर्व मिलेगा उस कर्व का एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही वर्टेक्स कहलाता है जी. ओके, डेफिनेशन याद रखिए अच्छे से सब लोग. सबको पता है ना ये फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, एक्सिस, वर्टेक्स. यस सर. यस ये सर. डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए और ये सबके लिए, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए सेम. सर फोकस की क्या होती थी डेफिनेशन? फोकस की यस सर. बेटा दैट फिक्स पॉइंट जिससे अच्छा, हाँ. निकालना है कांस्टेंट होता है. यस सर. वो कांस्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट, सेंटर. सेंटर क्या होता है? जहाँ पे कॉर्ड बाइसेक्ट होती है. Every chord bisects. Every chord of the conic bisects at the center. सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे उस कोने की जितनी भी कॉर्ड्स है वो बाइसेक्ट हो रही हैं. मतलब कॉर्ड का मिड पॉइंट वो पॉइंट ही बन रहा है. तो अगर ऐसा होगा तो वो सेंटर कहलाएगा जी. जैसे एलिप्स है, इस पॉइंट से पास होने वाला अगर मैं ये वाला कॉर्ड निकालूंगा तो ये भी इसका मिड पॉइंट बनेगा. इस कॉर्ड का मिड पॉइंट यही पॉइंट बनेगा. अगर मैं ऐसी कॉर्ड बनाऊंगा तो उसका भी मिड पॉइंट यही बनेगा. और कोई अनदर कॉर्ड बना लूं उसका भी मिड पॉइंट वही बन के आएगा. तो उससे पास होने वाले जितने भी कॉर्ड्स होंगे उनका मिड पॉइंट वही पॉइंट बन के आएगा. तो फिर वो उस कोनिक का सेंटर कहलाता है. अब हाइपरबोला का सेंटर होता है, एलिप्स का सेंटर होता है, लेकिन पैराबोला का सेंटर नहीं होता जी. पैराबोला का सेंटर नहीं होता है जी. ओके, कई Yes, लोग sir. यहाँ पे कंफ्यूजन सा क्रिएट कर लेते हैं गलती से कि हाइपरबोला, एलिप्स. देखो जब हम लोग आगे जाके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला पढ़ते हैं तो ओरिजिन का यूज करते हैं. तो हाइपरबोला और एलिप्स के लिए तो ओरिजिन ही सेंटर होता है. सेंटर ऑफ द हाइपरबोला एंड द सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या ओरिजिन ही कंसीडर करते हैं. लेकिन पैराबोला के केस में जो ओरिजिन कंसीडर हुआ है वो क्या है? वो स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स है. ठीक है ना. तो कई बार वो सेंटर और वर्टेक्स वाले वर्ड में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं. तो वर्टेक्स अलग है, सेंटर अलग है. तो पैराबोला का कोई सेंटर होता ही नहीं है. तो जो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो ओरिजिन पॉइंट आप ले रहे हो वो वर्टेक्स ले रहे हो. और हाइपरबोला और एलिप्स में जो सेंटर जो ओरिजिन कंसीडर कर रहे हो वो किसको कंसीडर कर रहे हो? ओरिजिन सेंटर को कंसीडर कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट, लेटस रेक्टम. क्या होता है सर. डेफिनेशन? सर सेंटर निकालने के लिए हम एक वो तरीका अपनाते हैं ना, पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में. वो सब करने की बेटा कोई जरूरत नहीं है. वो इतना टफ आता नहीं है. सेंटर वगैरह निकालना आता नहीं है. मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं आता. एडवांस की बात करेंगे तो बिल्कुल वही पार्शियल डिफरेंशिएशन. सर अगर वो पैराबोला पे लगाते हैं तो कोऑर्डिनेट्स आते हैं कोई सेंटर नहीं के? आएंगे. डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा.
डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्म आएगा जी। अच्छा सर ठीक है। और पैराबोला में एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है। हाँ जी, लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन क्या है? Line passing through focus and perpendicular to axis. लाइन Yes, sir. पासिंग थ्रू Focus and perpendicular to axis. फोकस एंड परपेंडिकुलर टू Axis. अब ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि सारे के सारे कोनिक के लिए यूज होंगी, कॉमन यूज होंगी, ठीक है, सब में सेम है। अब इन कोनिक्स में डिफरेंस कहां पे आता है? इन कोनिक्स में डिफरेंस कहां पे आता है? इस कांस्टेंट रेशियो Eccentricity. के ऊपर डिफरेंस आता है, विच इज एसेंट्रिसिटी। कि अगर ये एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? Parabola हो जाएगा। पैराबोला। अगर 0 से 1 होगा Ellipse. Ellipse हो जाएगा। एलिप्स हो जाएगा। अगर 1 से ज्यादा होगा हाइपरबोला। Hyperbola. Hyperbola। तो जो कोनिक सेक्शन है तीनों के तीनों पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के लिए ये सारे के सारे डेफिनेशंस सेम थे। तो डिफरेंस कहां था? तो वो डिफरेंस है बेटा ई की वैल्यू का। ई की वैल्यू 1, पैराबोला 1 कि अगर हमें पॉइंट ये फोकस दे दिया जाए, ये डायरेक्ट्रिक्स दे दिया जाए, तो हम लोग कोनिक की इक्वेशन निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ई। तो ई के टर्म्स में हम लोग कोनिक की इक्वेशन निकाल के फिर वहां पे अगर 1 डाल देंगे तो पैराबोला की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर देगा। 0 से 1 के बीच में डाल देंगे तो एलिप्स की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर देगा। ई से ज्यादा डालेंगे तो वो हाइपरबोला की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर देगा। तो अल्टीमेटली उन सारी इक्वेशन में कॉमन चीज क्या होंगी कि वो सारे के सारे इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का पार्ट होंगे। Yes, sir. अगर आप इस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वाली डेफिनेशन को यूज करके कोनिक की इक्वेशन निकाल रहे हो तो चाहे वो पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, अल्टीमेटली इक्वेशन इसी टाइप की आने वाली है जिसमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई, जी अकेला एक्स, अकेला वाई और कांस्टेंट वाला टर्म प्रेजेंट होगा। इसके अलावा और कोई टर्म नहीं होने वाला जी। सारे के सारे कॉनिक जो है वो इसी का पार्ट होंगे। अब उसमें कुछ कुछ कंडीशन आ जाती है कि किसी कंडीशन में वो कोनिक है वो एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, किसी में वो हाइपरबोला, किसी में वो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। और वो कंडीशन क्या है वो याद रखने वाली बात है। अब इस चीज को याद रखना है। इसमें क्या क्या चीजें याद रखने वाली हैं? एक तो एसेंट्रिसिटी याद रखने वाली है जी, वो किसी को भूलनी नहीं है, वैसे भी वो सिंपल है, याद रहता ही है। और साथ में याद रखने वाला है कि अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है तो वो किस कंडीशन पे पैराबोला होगा, किस कंडीशन पे एलिप्स, किस पे हाइपरबोला, एंड अकॉर्डिंगली पेयर ऑफ लाइंस वगैरह के बारे में भी हमने बातें की हुई है। तो उसमें हमने बात किया है कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अगर डेल्टा 0 होता है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? Pair of straight lines. अगर डेल्टा 0 नहीं है और एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी है तो क्या होता है? Parabola. पैराबोला। अगर डेल्टा 0 नहीं है और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो क्या होता है? Hyperbola. Hyperbola. और अगर डेल्टा 0 नहीं है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो क्या है? Ellipse. Ellipse. सर्कल के लिए h A equal to B. H equal. इक्वल्स टू बी। और इसमें हमने एक और पढ़ा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कि डेल्टा 0 ना हो, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो और a प्लस बी 0 Zero हो जाए। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए है। तो बेटा ये चीजें जरूर याद होनी चाहिए, इसेंट्रिसिटी और ये कंडीशन। ठीक,
ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी कंडीशन पे जो गिवन इक्वेशन है वो एक एलिप्स होगा। तो वो अगर क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में है तो इसेंट्रिसिटी वाली कंडीशन लगा के आप पता करेंगे पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला है। और अगर क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के फॉर्म में दिया गया है, तब आपने जज करना है कि इलिप्स हाइपरबोला या पैराबोला में से क्या है, तो आपने इन कंडीशंस को लगा के जज करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बातें जनरल बातें करी हैं हमने कोनिक के लिए। अब स्पेसिफिकली बात करेंगे पैराबोला के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि इसेंट्रिसिटी 1 होती है। इसेंट्रिसिटी 1 मतलब SP इक्वल्स टू PM, मतलब फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। जब पैराबोला की आप बात करते हो तो आपको ये याद रहना चाहिए कि पैराबोला एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा कर्व है जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है फिक्स्ड लाइन से। तो बेटा इस बेसिक डेफिनेशन का यूज हो जाता है। कई बार आपको पैराबोला वर्ड भी ना दिया गया हो, सिंपली मैं आपको एक सिंपल सा इक्वेशन बताता हूं। मान लो एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का एक सेंटर भी होगा, ठीक है। और मुझे उन सारे पॉइंट्स का लोकस फाइंड आउट करना है जिसका इस सेंटर से डिस्टेंस और इसकी साइड से डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। क्या बनेगा, क्या बनेगा? पैराबोला। पैराबोला ही बनेगा। और इस सेगमेंट में बात करूं तो बेटा ऐसा एक पैराबोला बन जाएगा। ठीक। इस सेगमेंट में बात करूं तो फिर इस पॉइंट को और इस लाइन को कंसीडर करके ऐसा पैराबोला बन जाएगा। ये कोई सर्कल नहीं है, थोड़ा सा मैंने डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया, अदरवाइज ऐसा इसको ऐसे मत सोचो कि भी ये सर्कल बन गया। अगर इस सेगमेंट में बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग पैराबोला कि भी ये फोकस का काम करेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगा। सिमिलरली इस सेगमेंट में ऐसा पैराबोला कि अब ये फोकस का काम करेगा और ये डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे पैराबोला को कोई मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपने खुद से ही सोचना था कि अगर मुझे वो सारे लोकस फाइंड आउट करने हैं जिनका इनकी जो साइड्स हैं उनसे डिस्टेंस और उस सेंटर से डिस्टेंस बराबर आ जाए। ओके, या फिर जब बराबर की बात आती है तो कई बार क्वेश्चन में बराबर नहीं होता, कई बार लेस लिखा होता है कि पॉइंट से डिस्टेंस कम हो लाइन के कंपैरेटिवली। तो आप पहले क्या कर दो, अब जब भी बात आता है कि भी डिस्टेंस SP शुड बी लेस देन PM, मान लो ऐसी बात आती है, तो क्या बोलेंगे आप पहले उस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए पहले आप SP इक्वल्स टू PM की बात करेंगे। तो SP इक्वल्स टू PM अगेन पैराबोला, आपने ये डायग्राम बना लिया, फिर आप उसके बाद क्या बोलेंगे, आप ये वाला सेगमेंट बोलेंगे क्या? P एक ऐसा पॉइंट है जो इस तरीके से मूव कर रहा है जिसका सेंटर से डिस्टेंस उसकी लाइन के कंपैरेटिवली कम है। तो पहले आप इक्वालिटी की बात करते हो, बाद में इनइक्वालिटी की बात करते हो। ओके, समझ में आया सबको? यस सर। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैराबोला एक ऐसा कर्व है जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल है। और कई बार क्वेश्चन में ये पैराबोला का कोई मेंशन ही नहीं है, लेकिन आपको खुद से सोचना पड़ता है कि जो लोकस आपका होगा वो एक पैराबोला बन के आएगा, या पैराबोला बना के एक रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो वो तभी याद रहेगा जब आप ये डेफिनेशन याद रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है
तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। जैसे आप सर्कल के लिए बात करते हो कि अगर मुझे सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो मैं सर्कल की इक्वेशन निकाल लूंगा, तो वैसा ही पैराबोला के लिए हम लोग क्या मान के चलते हैं कि अगर मुझे फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, निकाल लेंगे। यस सर। कैसे निकाला जाता है? मान लो फोकस आपको 1,0 दिया गया है, डायरेक्ट्रिक्स मान लो आपको दिया गया है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। कैसे निकालते हैं? बेसिक डेफिनेशन यूज। बेसिक डेफिनेशन को Distance यूज करके कि वेरिएबल पॉइंट h के लेके h k का 1,0 से डिस्टेंस और इसी h k का इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या आएगा? h प्लस k माइनस 5 अपॉन √2 का मॉड। ये इक्वेशन बना के अब आप स्क्वायरिंग वगैरह करेंगे, स्क्वायरिंग वगैरह करके कैलकुलेशन सिंपलीफाई करेंगे तो आपको पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। तो पैराबोला की इक्वेशन अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए याद रखना है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो पैराबोला, कोई भी पैराबोला, एनी जनरल पैराबोला की यहाँ पे बात चल रही है, अगर आपको कोई भी पैराबोला निकालना पड़े तो उसके लिए आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो आप इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं, सारे के सारे पैराबोलास आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात रही जनरल पैराबोला की, जिसमें आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बता के ही पता लगेगा पैराबोला की इक्वेशन क्या है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा बात होती है वो है स्टैंडर्ड पैराबोला। अब स्टैंडर्ड पैराबोला की बात हम लोग करते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax। जिसमें उसका जो वर्टेक्स है वो हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं, और जो इसकी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, वो कौन सी लेते हैं जी? एक्स एक्सिस। तो वर्टेक्स ओरिजिन लेके एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस लेके जो हमें पैराबोला मिलता है वो स्टैंडर्ड पैराबोला कहलाता है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए मतलब किसी भी पैराबोला को अगर स्टैंडर्ड होना है तो जरूरी क्या है? उसका वर्टेक्स का ओरिजिन होना और एक्सिस ऑफ द पैराबोला का या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस होना है। अब इस केस में एक्स एक्सिस होता है। ओके, y² इक्वल्स टू 4ax वाला के केस में एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस हो जाता है, x² इक्वल्स टू 4ay वाले में y एक्सिस उसका एक्सिस बन जाता है ना। तो कहने का मतलब अगर किसी पैराबोला को स्टैंडर्ड होना है तो वर्टेक्स का ओरिजिन होना जरूरी है और एक्सिस ऑफ द पैराबोला को कोऑर्डिनेट एक्सिस में से कोई एक होना जरूरी है। ठीक है, तो बाकी जो बातें हैं अब इस केस में, अब इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए आपको सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए जी। फोकस क्या होता है, वर्टेक्स तो चलो पता ही है, फोकस क्या आता है जी इसका? a,0। डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स क्या है जी? x प्लस a इक्वल्स टू 0 माइनस ए। और क्या पता होना चाहिए? लेंथ ऑफ लिटस रेक्टम 4। डबल ऑर्डिनेट का मीनिंग पता है? Any line perpendicular to axis. डबल ऑर्डिनेट एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इसका मीनिंग पता होना चाहिए। फोकल डिस्टेंस, फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस क्या होता है? फोकस से किसी पॉइंट Distance of point on a parabola from the focus. बिल्कुल ठीक है। x प्लस a के बराबर। ये जो फोकल डिस्टेंस है ये सिर्फ डिफाइन किसके लिए है? सिर्फ उन पॉइंट्स के लिए डिफाइन है जो कि पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं।
इस पॉइंट के लिए अगर मैं फोकल डिस्टेंस डिफाइन करने जाऊंगा तो मैं नहीं डिफाइन कर सकता, है ना। फोकल डिस्टेंस डिफाइन किसके लिए है, जो कि पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, और वो डेफिनेशन है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम दी फोकस। पी अगर कोई भी इसके ऊपर पॉइंट है तो उसका ऐसे डिस्टेंस, तो ये फोकल डिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर आती है, x प्लस ए। x प्लस ए के बराबर आती है। वैसे तो अगर आपको ये पॉइंट पता है तो फोकस से सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन उसका सीधा सीधा रिजल्ट आने वाला है इन केस ऑफ पैराबोला, दैट इज x प्लस ए। और पैराबोला भी क्या, स्टैंडर्ड पैराबोला बोला जाएगा। ओके, तो फोकल कॉर्ड any chord passing through the focus और parametric coordinates 80 square, 280. 80 square, 280. तो ये सारी बातें हैं इस स्टैंडर्ड पैराबोला की। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर सेप्टम, डबल ऑर्डिनेट, फोकल डिस्टेंस, फोकल कॉर्ड, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ये सब पता होना चाहिए स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। सबसे ज्यादा बेटा यही स्टैंडर्ड पैराबोला यूज होता है। इसके अलावा 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला पैराबोलास और हैं, वो भी यूज होते हैं, उसका हमने टेबल भी बनाया हुआ है, वो टेबल आपको याद होना चाहिए। अब मैं वो टेबल दोबारा से नहीं लिख रहा, किसी को अगर उस टेबल में कोई दिक्कत है तो बोलिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से वो टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चीजें इसी पैराबोला की यूज होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरा वाला पैराबोला भी यूज किया जा सकता है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाला, या -4ax वाला, या -4a वाला, मतलब बाकी जो तीनों पैराबोलाज हैं उनमें से भी कोई ना कोई कभी ना कभी क्वेश्चन हो सकता है। तो चीजें तो उनके लिए भी याद होनी चाहिए, व्हाट आर द वर्टेक्स, व्हाट आर द फोकस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, एक्सिस की इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस, ये सब चीजें चारों के लिए याद होनी चाहिए। एंड लास्ट में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स याद है सबको, उसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। No, तो और जनरल पैराबोला के लिए सॉरी, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो उसकी एक्सिस अब एक्स एक्सिस की बजाय कुछ और बना दिए, तो क्या होता है, मान लीजिए ये लाइन है जो उसकी एक्सिस बन के आ रही है और पैराबोला ये है, तो इस केस में क्या होता है, ओरिजिन शिफ्टिंग। कि हम लोग क्या करते हैं कि मान लो इस केस में जो h, k है वो उसका वर्टेक्स बन के आ गया, तो हम लोग फॉर द टाइमिंग क्या करते हैं, ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन नई कैपिटल y एक्सिस बना लेते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कैपिटल x बना लेते हैं, विच आर पैरेलल टू दी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के केस में ये जो पॉइंट है अभी h, k की बजाय 0,0 ही बन जाता है, तो नए कोऑर्डिनेट्स में तो ये फिर से स्टैंडर्ड पैराबोला ही आ जाएगा। बस आपको नए और पुराने में रिलेशन देखना है, वो रिलेशन हमेशा से क्या होने वाला है, ये रिलेशन याद रखना है जी। ओरिजिन शिफ्टिंग के लिए फॉर्मूला ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप नए पुराने से नए पैराबोला में कन्वर्ट कर सकते हो, नए से पुराने में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मेंस लेवल में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ओरिजिन शिफ्टिंग का यूज होता है, रोटेशन का यूज नहीं होता है जी। रोटेशन का अगर यूज होगा तो कहीं ना कहीं तो वो एडवांस में ही होगा जी, रोटेशन को करने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ मेंस की बात सोच रहे हो।
ओके, तो फिर ये इस पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस के का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एच, ये पैराबोला बन जाता है। पढ़ा है ना ये सब? यस सर। पहले स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ा, फिर हमने ये पैराबोला पढ़ा है कि जिसके एक्सिस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो, और लास्ट में जनरल पैराबोला जिसमें जो एक्सिस है वो टेढ़े हो जाएं। एक जनरल पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए आपको हमेशा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत पड़ने वाली है, इसके बिना आप इक्वेशन नहीं निकाल सकते। और निकालनी के जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता लग जाएगा तो इक्वेशन कैसे निकालनी है वो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि कई बार क्वेश्चंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी होती है, फिर कैसे कैसे जजमेंट लगाते हैं कि फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। उसके लिए 2-3 बातों का ध्यान में रखनी पड़ेगी, और उसको रिलेट हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला से ही करते हैं। ये आपका फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट है किसका, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक चीज आपने क्या याद रखनी है, वर्टेक्स इज द midpoint of focus and the point of intersection of डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। एक ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस इज कितना होता है, इक्वल्स टू 2a, जिसको मैं क्या बोलूंगा, सेमी लेटस रेक्टम लेंथ। देखो, अगर आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया है तो उसका हाफ करके आप ये बोल सकते हो कि आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस दिया गया है जी, तो इस तरीके से उस लेंथ को आपने यूज करना होगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें आप जरूर याद रखिए। बाकी बेसिक चीजें हैं कि एक्सिस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन होगी, फोकस से पास कर रही होगी, ठीक है। टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये जो लाइन है ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स है जी, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो इनका कैसे यूज करना, तो इस डायग्राम को आप याद रखें और साथ में ये 2 पॉइंट याद रखें, तो बाकी सारी चीजें आप है ना रिलेट कर लेंगे, ठीक। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने उसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने मेथड बताना है कि अगर मैंने आपको वर्टेक्स दे रखा है और फोकस दे रखा है जी, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, आप कैसे निकालोगे। वर्टेक्स मान लो कोई भी ले लो, 1,0 ले लो, और फोकस ले लो 3,4 मान लो। अगर वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप कैसे निकालोगे। सर ये शिफ्टिंग हो जाएगा y देंगे सर, तो डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट आ पहली जाएगा। बात ये जो मन्नत ने बोली है बेटा, आप उसको भूल जाओ। ओरिजिन शिफ्टिंग की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती। ओरिजिन शिफ्टिंग सिर्फ उस केस में होता है जहां पे पैराबोला आपका स्टैंडर्ड के पैरेलल आने वाला है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल आने वाला है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या आप वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस नहीं होगी, क्या वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस निकाल लेंगे। उसके बाद पहले एक्सिस की इक्वेशन में निकाल लेंगे सर, एक पॉइंट h, के लेके।
सबसे पहली बात जो ना ज्यादातर लोगों के दिमाग में आती है वो मन्नत वाली ही आती है कि ओरिजिन शिफ्टिंग कर लो। बेटा जब ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, आपको बार बार वही बात बोल रहा हूं कि ये कोई स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है और ना ही इसकी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। ओरिजिन शिफ्टिंग सिर्फ तब लगाते हो जब कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी और फोकस और ओके वर्टेक्स सर। ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस बनती है, तो पैरेलल नहीं है आपके। ओके, तो इसमें वो वाली गलती ना करिएगा, ओरिजिन शिफ्टिंग कुछ नहीं लगेगा यहाँ पे। हाँ जी, अब जो आंसर उन्होंने बताया क्या है, वर्टेक्स पता है, फोकस पता है, सबसे पहले क्या निकलेगा, वो वाला पॉइंट निकल जाएगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स निकल जाएगा ना। अब क्या इस लाइन की इक्वेशन जानते हो? जब दोनों पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन तो जानते हो ना। फिर उसके बाद ये पॉइंट पता लग गया, ये लाइन पता लग गई, ये लाइन कौन सी है, एक्सिस ही है जी। हाँ जी, उसके बाद क्या, इसकी स्लोप की हेल्प से हम डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप निकाल लेंगे। डायरेक्ट इस एक्सिस की स्लोप की हेल्प से डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप निकाल लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। जब डायरेक्ट्रिक्स पता लग गया और फोकस सर फिर उसके बाद पॉइंट h कॉमा k लेके डिस्टेंस Distance. s इक्वल्स टू pm कर देंगे। बिल्कुल, डायरेक्ट्रिक्स पता लग गया, फोकस पता लग गया, उसके बाद एसपी इक्वल्स टू पीएम लगाना है जी। ओके, तो जब भी इस तरीके का पैराबोला की इक्वेशन निकालने को आएगा तो आपने हमेशा किस डायरेक्शन में सोचना है, फोकस चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। फोकस इसमें दिया ही गया था, डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए ही आपको ये अलग से एक वर्टेक्स का पॉइंट दिया गया है, तो इस पॉइंट की हेल्प से आप पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे। एक सेकेंड सिनेरियो देखते हैं जिसमें मैंने आपको वर्टेक्स दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है जी। अब आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। अगेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए क्या चीजों की जरूरत है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स इसमें डायरेक्टली दिया गया है। अब आपने फोकस निकालने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वर्टेक्स दिया गया है। तो पहले तो फोकस निकालने का टारगेट है जी, कैसे निकालेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स पे। मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ये आपको पता है जी, ये आपको पता है जी वर्टेक्स। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स पे। वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे जी। यस सर। ओके, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो फोकस भी आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो मतलब ये वाला पॉइंट पता लग गया, तो फोकस क्या हो गया, क्योंकि वर्टेक्स उसका मिड पॉइंट है तो वहां से फोकस भी आ जाएगा, राइट। तो इन शॉर्ट आप ये बोलो कि भाई मैंने ये परपेंडिकुलर ये एक्सिस निकाल लेनी है। एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए डायरेक्ट्रिक्स की लाइन जब पता है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस होनी है, तो एक्सिस की स्लोप पता लग गई और वर्टेक्स पॉइंट दिया गया है तो उससे पास होने वाला एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगा। तो एक्सिस का इक्वेशन पता लग गया, डायरेक्ट्रिक्स पहले से पता है तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर ये मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगा के आपको फोकस मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? यस सर। तो बाकी की चीजें बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, ये बेसिक चीजें ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर ये बेसिक चीजें याद रखेंगे तो ही तो जो उसके बाद में आने वाली चीजें हैं वो याद रहेंगी। और मेंस में जो क्वेश्चन है वो इन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा पूछे जाते हैं कि अगर आपको फोकस या वर्टेक्स दिया है कैसे निकालोगे जी पैराबोला की इक्वेशन।
या डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स दिया है ना, ये जो बेसिक चीजें होती है इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर भी आते हैं, लेकिन ये चीजें भी याद होनी चाहिए। ओके सर वो जो स्टार्टिंग में हमने कराया था वो एच स्क्वायर और ए बी के बीच में रिलेशंस, हाँ जी वो सारे प्रूफ कैसे होते हैं? बेटा, ई की वैल्यू 1 डाल देगा तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाएगा। एच स्क्वायर ए बी बन के ओके। फोकस से कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा लो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ले लो, और अब पैराबोला की इक्वेशन लिखो एस पी इक्वल टू पी एम करके। आपको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो कि 2h के बराबर होता है एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर उनका प्रोडक्ट विच इज a इंटू बी बराबर मिलेगा आपको, लिखिएगा। ओके ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आज आपका डाउट स्लॉट है? बेटा डाउट स्लॉट आप टाइम टेबल में देखो। ओके मुझे ऐसे याद नहीं है, लेकिन शाम के टाइम में एक डाउट स्लॉट तो है। आपके बैच का किसका है पता नहीं। ठीक है सर, देखता हूँ।